कारवानसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे और लाहौर की खिदमत में भी मेरा सलाम पहुँचे, क्योंकि लाहौर अभी तक यहाँ क़याम पज़ीर है, यहाँ ठहरा हुआ है। क्योंकि लाहौर की खसलत में है कि ये ठहर जाता है कुछ अरसे के लिए, फिर अपना क़याम बदलता है। जैसे लाहौर की तारीख़ परखें तो उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आके आबाद हुए, मुख्तलिफ़ अदियान के लोग ऐसे आए जिन्होंने इसको घर बनाया और इस पर मुख्तलिफ़ पीरियड्स गुजरे। और मुझे हैरत इस बात की है कि आज तक लाहौर की जो नॉन हिस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा अरसा लाहौर एक जैन सिटी रहा है, जैन मत का शहर रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू मत और जैन मत को मिक्सअप कर देते हैं, हालांकि इनमें वही फ़र्क है जो मुसलमानों में और ईसाइयों में है। तो बहरहाल जैन मत की यादगारें, आप जानते हैं कि भाबड़ा जो है लफ्ज़ इटसेल्फ ये जैन मत से आया। यहाँ भाबड़ा स्टॉप भी है। इसके अलावा यहाँ जैन मंदिर आप जानते ही हैं, जिसे पहले मस्मार कर दिया गया, बाद में किसी बेवकूफ़ ने कहा कि भाई ये तो एक यादगार है, उसको दोबारा तामीर किया गया। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी ईंटें ओरिजिनल की हैं और बाकी किस तरह उसको तामीर किया गया। और हम शुक्र करते हैं कि भाई इन्होंने चौबरजी के बारे में कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया कि ढा के दोबारा बना दी चौबरजी, क्योंकि कहा गया था कि सकाफत का क्या है, इसको हम दोबारा तामीर कर सकते हैं। तो बहरतौर लाहौर एक जैन शहर रहा, एक हिंदू राजपूत शहर रहा, एक मुस्लिम शहर भी रहा। आप जानते हैं महमूद गज़नवी के ज़माने में महमूद गज़नवी ने इस शहर पर 2 मरतबा हल चलाया था। आपको हैरत होगी कि सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे ऐसे मुसलमान बादशाह जिनकी हम परस्तिश करते हैं, वो लाहौर से शदीद नफरत करते। शेरशाह सूरी भी, बाबर ने कहा था मेरा बस चलता तो मैं लाहौर को मलिया मेट कर देता, क्योंकि उसके ख्याल में ये था कि जो भी बाहर से लोग आते हैं ये लाहौर है जहाँ से सारा आर्मामेंट वो इकट्ठा करते हैं। आप बखूबी आगाह हैं कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हथियार जो है वो लाहौर में बनते थे। तो इसी तरह उनका ग़ुलाम जो था महमूद का अयाज, वो पहला गवर्नर हुआ, उसने रीबिल्ड किया। और शाह आलमी के अंदर आप जानते हैं कि अयाज की कब्र मौजूद है। उसके बाद सिख भी आए, उन्होंने अपनी हवेलियाँ, बल्कि आज लाहौर में जो बहुत प्रोमिनेंट हवेलियाँ हैं वो तमाम की तमाम आलमोस्ट सिख सरदारों की। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, उनका असर हुआ। उसके बाद हम आए। ज़ाहिर है कि ये एक टेम्परेरी फेज़, शहर जो है वो किसी एक के सगे नहीं होते। चुनांचे मुझे याद आता है कि आनंदपाल, जयपाल का बेटा, वो जब उसने शिकस्त खाई है महमूद गज़नवी से, एंड ही वॉज इन लव विद लाहौर, लाहौर सेंटर था, और शिकस्त इस तरह खाई है कि मुख्तलिफ राजे जो उसके साथ थे वो यकदम फील्ड छोड़ गए और वो अकेला रह गया महमूद के ख़िलाफ़। वो लड़ नहीं सकता था। ये उसी तरह ही है जिस तरह इन दिनों मतलब तरमीमें वगैरह होती है ना, तो यकदम इतने मेंबर छोड़ के उधर चले जाते। तो तब भी ये पुरानी एक रस्म चली आती। ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल, ही केम बैक। लोगों ने उसको ताने दिए, राजपूत था, कि तुम राजपूत होके शिकस्त खा के वापस आ गए हो, वहाँ पे क्यों नहीं मारे गए। तो उसने ये कहा था कि उसी शिकस्त के हवाले से मैं यहाँ शहर लाहौर के शहरियों के सामने जौहर की रस्म अदा करूँगा। वहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ना था। चुनांचे मोरी दरवाज़े के बाहर उस पीपल के बच्चे अब भी मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें। अब वो बहुत मुख्तलिफ दरख्त बन चुके हैं। वहाँ पे आनंदपाल ने पूरे रॉयल ड्रेस के साथ अपने आप को चिता में जला लिया अपनी शिकस्त के बाद, और इसको जौहर की रस्म कहा जाता है। तो बहरतौर एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि लाहौर ने बहुत सारे मज़हब बदले, लेकिन अपने आप को नहीं बदला, अपना कल्चर नहीं बदला। अब लाहौरियों को रंगबाज भी कहते हैं। मजीद शेख साहब की तहकीक है और बहुत सारे लोग जानते हैं कि लाहौर एक ज़माने में नील की सबसे बड़ी मंडी थी। इर्द गिर्द नील की फसल होती थी
और उससे वो नील हासिल किया जाता था और लाहौर उसकी मंडी थी और यहाँ से वो पैक होके कलकत्ता तक जाता था और फिर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता था। एक रिवायत ये भी है कि जो पहली नीली जीन रंगी गई फ्रांस में वो लाहौर का नील था। तो ये जो कहते हैं ना कि रंगबाज, वो इसलिए कि इनके हाथ रंगे होते थे लाहौरियों के नील की तैयारी में। वो कहते हैं ना कि भाई अपना नील कराइयाँ नील का, तो मेरा तन मन नीलो नील, ये वही नील है। और उसी नील के हवाले से मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ। एक सरदार साहब थे लाहौर के, तो बाहर यूरोप वगैरह में सेटल हो गए, बहुत बड़े कारोबारी थे और जीनों का कारोबार करते। नई सेक्रेटरी आई, उसको कहने लगा भाई लिखो, ख़त लिखाना था, को ऑर्डर देना था, फर्म का नाम लिखाया, उसके बाद कहा कि लिखो सेंड अस 6000 येलो जीन्स। अब वो सेक्रेटरी रुक गई, उसने कहा सर येलो मुराद येलो? उसने कहा कुड़िए मैंने कहा है ना 6000 येलो जीन्स। अब वो जब मखमसे में बढ़ गई तो उसने कहा कि पुत्र एक बात याद रखना, जब मैं लिखाऊंगा ना येलो, तुमने लिखना है ब्लू। चनाचे उसके बाद बिल्कुल आसानी हो गई, वो येलो ही लिखाते थे और उनकी सेक्रेटरी ब्लू जीन्स लिख देती थी। अच्छा, रंगबाज जो मैंने कहा है, तो आज स्टूडियो में भी हमारे पास 2 लाहौरी रंगबाज मौजूद हैं, आदिल लाहौरी और शायर लाहौरी। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपके हाथ लाहौर की मोहब्बतों से रंगे हुए हैं। तो आदिल आप पैदा यहीं पे हुए लाहौर में? लाहौर में ग्वाल मंडी। कौन सी जगह? गुरु अर्जन नगर। हाँ, मेरे दादा की और वाले साहब की पैदाइश भी उधर की, गुरु अर्जन नगर की। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी सारी उम्र गुजरी चैमरलैंड रोड पे, तो मैं वाकिफ़ हूँ। गुरु अर्जन नगर के रास्ते में जाता होता था स्कूल, और वहाँ पे ये बर्फ़ के गोले बनाने वाला एक बंदा था, दुनिया के बेहतरीन बर्फ़ के गोले वो बनाता। उसके बाद वहाँ पे सिल्क की थी बहुत बड़ी मार्केट, बड़े बड़े वो थे वो तिसरे, उनमें सिल्क को गर्म किया जाता था। मुझे नहीं मालूम कि अब वो तिजारत है या नहीं है। और उसमें वो सिल्क के जो कुएँ हैं वो डाल के तो वहाँ से निकाल के तो गुरु अर्जन नगर में बेहतरीन सिल्क तैयार होता था। तो आप वहाँ पे पैदा हुए? बेसिकली जब मैंने आंख खोली तो शायद ये कल्चर नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ मंडी देखी हुई है। अच्छा, सिल्क? क्योंकि मंडी पहले वहाँ पे कुछ आखिरी लोग रह गए थे जो फूलों का और बीजों का काम करते रहे हैं, चंद एक दुकानें आखिर में रह गई थी। और फिर वहाँ पे उसके आगे जाएं तो पूरी सब्जी और मेवा मंडी का इलाका पूरा ये कहलाता है। नहीं वो तो ठीक था, सिल्क वाले गुरु अर्जन नगर में। अच्छा, गुरु अर्जन नगर के सामने कृष्णा गली, कृष्णा गलियाँ बिल्कुल, और उस तरफ गांधी स्क्वायर वगैरह वगैरह। मैं क्योंकि मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है इसलिए मुझे याद है। आप लाहौर की तरफ क्यों आए? अच्छा, बेसिकली इसकी 2 वजूहात थी। एक तो मैंने जो लाहौर के 3 अदवार जो उनसे हैं वो मैंने देखे हुए हैं। एक को मैंने महसूस किया जो हमारे बड़े, जो कि हमारे घरों के अंदर स्टोरी टेलिंग सेशंस होते थे, एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। तो दादा वगैरह, उनके भाई और आगे और रिश्तेदार, तो हमारा जुमे का नाश्ता होता था बेसिकली सुबह, क्योंकि छुट्टी जुमेरात की थी पहले और जुमे की छुट्टी थी और जुमेरात का दिन होता था, तो वो समझ एक वीकेंड स्टार्ट होता था। तो उस वक्त हम लोग बड़े खुश होते थे सारे तमाम कज़न वगैरह के आज सानू जेड़ा है ना वो लाहौर दी गल्लां सुनने मिलनी है। अच्छा, ये कौन बातें सुनाता? मेरे दादा। अच्छा, उसके बाद मेरे ताया मरहूम, 2 ताए मेरे मरहूम हो गए। अच्छा, वो कहानियाँ लाहौर की सुनाते? टोटल हमारे घरों के अंदर मेरी नानी जो थी शी वाज डाइड अबाउट 98 ईयर्स। तो अगर मैं अपने नानकों के रड़ा तेलियों में जाता था, हाँ, उधर भी लाहौर की बातें होती थी। क्या बातें? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात करैक्टर्स के बारे में, हाँ, जिनको मैंने बहुत महसूस किया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमेरातों के अंदर गवाल मंडी, चूँकि हमारा ताल्लुक वच्छोवली और शालनी के एरिया से है, जो आपने रंगबाजी का जिक्र किया, हम अभी भी रंगों को ही रंगते हैं। हाँ, तो मेरे जो दादा का काम था वो टाइलें नील लोहारी गेट के अंदर एक गली है जिसको नील गली कहते हैं। अच्छा, और उसके साथ बिल्कुल जो लोग उस वक्त काम करते थे, जो मेरे दादा बताते थे कि दरिया बहुत लोग करीब होता था,
तो जो दरियाई साजो सामान है वो भी आपको उस नील गली में मिलता था। अच्छा। लोग जो से थे, नील तो वहाँ बिकता नहीं था, लेकिन वो जो कुंडियाँ और वो बाकी तमाम जाल वगैरह, हाँ, वो मिलते थे। वो इतनी बड़ी मार्केट थी कि वो यहाँ से चलती थी और दिल्ली दरवाजे कश्मीरी। अच्छा, और क्या कहानियाँ बना? उसमें जो था एक करैक्टर बड़ा मशहूर जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सुनता रहा, वो थे जी आपके बहरूपिया। एक ही बंदा जो 5 करैक्टरों में आ रहा है। कभी वो जो सा हारमोनियम पकड़ के बजा रहा है, कभी वो बादशाह बन रहा है, हाँ, कभी वो जो सा एक फ़कीर बन गया, कभी उसने अपने ऊपर पत्थर मार के ज़ख्मी कर लिया, हाँ, और उसके पास इतनी स्टोरीज होती थी। कभी वो अकबर की स्टोरी पूरी बयान कर रहा है, हाँ, वो मेरे आज भी मेरे माइंड में मौजूद है। आदिल, मैं आपको पता है मैं हटी करता था चैमलाइन रोड पे, बीजों की दुकान। जी। तो मुझे अब तक याद है कि बहरूपिये आते थे। अच्छा, इसी तरह के मुख्तलिफ वो बहरूप भरते थे, और ज़्यादातर वो बन के आते थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्योंकि दुकानदारों की तो जान जाती है इनकम टैक्स। तो इनिशियली वाकई वो जिस तरह एक्ट करते थे तो बंदे का त्राह निकल जाता था कि वही है, और उसके बाद फिर वो दुआएं लेनी शुरू कर देते थे। अच्छा, आपने शाहिद साहब, आपने कहाँ आँख खोली? मुस्तनसिर साहब, मैं ना मुगलपुरा का जो एरिया है, वहाँ गंज बाज़ार बहुत मशहूर एक बाज़ार है, तो वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और बचपन मेरा तकरीबन वहाँ ही गुजरा है। और जैसे आदिल भाई ने बताया कि स्टोरी टेलिंग के मुतालिक कि पुराने वक्तों में ये होता था कि मेरे दादाजी जो है ना, वो रात के वक़्त मेरे ताया जी का यानी बड़े बेटे का इंतज़ार करते थे, क्योंकि मेरे जो ताया जी थे ना बहुत बड़े सोशल वर्कर थे। सोसाइटी एक वहाँ एक अदारा है, तो वहाँ को उनको उसको लीड करते थे, तो वो ना उनका इंतज़ार करते थे। नहीं, वो क्या कहानियाँ सुना दे? कहानियाँ डिफरेंट ये है कि थोड़ा सा ना आप कह सकते हैं कि मैं उसको सही तरह एलेबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो जो बातें जब आपस में वो करते थे तो एक मज़ा आता था कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं। वो लाहौर के बारे में करते? लाहौर, कुछ हर तरह के मौजूआत जो है ना उसके ऊपर। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है, आपने कैरेक्टर्स के हवाले से किया कि हमारे एक दोस्त हैं मलिक साहब भी प्योर लाहौरी हैं, कभी उनको भी बुलाना है लाहौर के हवाले से। वो कहते हैं कि भाई लाहौरी कैरेक्टर जेड़े न ये चले होंगे, यानी चले से मुराद पागल नहीं है, लेकिन ज़रा से एब्स्ट्रैक्ट से, और जिनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं होती पैसा वैसा कमाने से, वो अपनी ज़िंदगी आप गुजारते हैं। तो आपके अबाव अजदाद भी थोड़े बहुत चले थे, क्यों भाई? याद है, बहुत ही चले थे। हाँ, हमने तो क्या कहते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया, मेरे दादा लाहौर तो बाहर नहीं गए। अच्छा, मतलब उन्होंने इस्लामाबाद नहीं देखा, मेरे वाले साहब ने कराची नहीं देखा, मुल्तान नहीं देखा। अच्छा, इतने इधर ही रहे हैं, इधर ही बचपना, इधर ही जवानी, इधर ही यार दोस्त, थड़ेबाजियाँ। हाँ। स्कूटर हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, पुराने स्कूटर अपडेट करते रहते हैं, चूँकि हाँ। पुराने लोगों की निशानियाँ। अच्छा, नहीं थड़े पे बैठ के तो ओहो, पुराने थड़ा जो था ना वो एक इंस्टीट्यूट था, पुराने बाबे वहाँ बैठते थे। तो सर्दियों में हम अच्छी तरह याद है ग्वाल मंडी के बाहर वो कश्मीरी चाय और पापे जो थे वो वहाँ बैठते थे, और वो कोई ऐसा मौजू नहीं होता था जिस पे वो डिस्कस नहीं करते थे। पॉलिटिक्स वहाँ चलती थी, सोशल वहाँ लाइफ वहाँ चलती थी। लाहौर के खाने, ट्रेडिशनल खाने, आज तो सारा साल आपको वो खाने मिलते हैं, ऐसा नहीं था। सर्दियों की खुराकें और थीं, गर्मियों की खुराकें और थीं, मौसम बदलने से खुराकें बदलती थीं। अब तो आपको बेमौसमी खुराकें मिलती हैं। हरीसा हमें याद है सर्दियों में, और बेहतरीन हरीसा सदरुद्दीन भट्ट साहब, अल्लाह बख्शे उनको, गंदा इंजन जिन्होंने हरीसे का आगाज़ किया है। ये जो अमृतसर वाले बैठे हैं वो सारे ये बहुत बाद में आए हैं। अच्छा। तो मेरे दादा के वो यार थे सदरुद्दीन भट्ट साहब, तो वो कपड़े का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब
दसो फिर उनकी करी, उन्हें क्या है कश्मीरी खाने दोबारा रिवाइव करो। आप गोश्त वो बनाते थे, वड़ी पत्ता वो बनाते थे, शबदेग पूरी रात तड़के। अच्छा नहीं तो अब ये खाने में असर नहीं ख़त्म। शेरा वाले दरवाजे में मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई 20 या 22 साल पहले बुत करेले, शबदेग और वड़ी पत्ता एक कश्मीरी फैमिली थी जो लगाती थी। अच्छा मसला ये है कि जो कमर्शलाइजेशन होती है उसका असर इन सब चीज़ों पे होता है, और जो टूरिस्ट आते हैं उनको ख़ास तौर पे बड़ा शौक़ होता है। आई स्टिल रिमेंबर कि हम सिरी पाए खाने गए एक ख़ास जगह, कह लीजिए कि शरफू के सिरी पाए, नाम नहीं लिया जा सकता। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश। अच्छा वहाँ पे दो ख़वातीन जीने शीने पहनी हुई वो मुझे पहचान के आ गई, तो वो कहने लगी कि वगैरह वगैरह मुझसे कुछ पूछने लगी थी। मैंने कहा मेरा शहर है, मैं आया हूँ बड़े अरसे के बाद, आप क्या कर रही? कहने लगी यू नो वी फ्रॉम कराची एंड अनटिल अनलेस वी हैव शरफूज पाया हाउ कैन वी गो बैक। अच्छा यकीन करो कि वो शरफू के पाए इतने फजूल थे, सिर्फ पानी को खाए नहीं जाते, लेकिन जो टूरिस्ट आता है वो समझता है कि मैंने लाहौर के फलां के पाए खाए हैं। इस तरह तमाम खुराकें जो है वो अब आर्टिफिशियल हो गई। आपका क्या ख्याल? अच्छा आप टूरिस्ट को भी गाइड करते रहे? जी जी। तो टूरिस्ट जो आते हैं तो वो ख़ास तौर पे किन चीज़ों से मुतासर होते हैं लाहौर की? जी जी, मोस्टली ये होता है कि उनको तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का तो क्रेज़ होता है, वो आते हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा जो भी यहाँ की जो तारीख़ी मकामात है उनको विज़िट करना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है कि अगर आप उनको अपनाइयत दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको अपने घर में उसको इनवाइट करते हैं खाने पे, आप अपने लोकल जो आपके कुजीन्स हैं वो आप उनको सर्व करें, तो वो ना बड़ा अच्छा फील करते हैं कि आप जब वापस में वो फैमिली के साथ बैठ। किन चीज़ों में उन्होंने इंटरेस्ट की, किन हवेलियों में, किन गलियों में, किन कूचों में? हाँ जी, ज़्यादातर ये होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है कि एक तो जो हाईलाइट्स हैं ना लाहौर की, जो मेन आइकॉनिक साइट्स हैं, बादशाह मस्जिद, लाहौर फोर्ट, ये जगह जो है ना वो पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा मेरा जो फोकस होता है कि मैं ना उनको हिडन ट्रेजर्स यानी कि जो छुपी अननोन प्लेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शालीमार गार्डन लेके जाता हूँ ना, तो अचानक मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि आप ना यहाँ ये गुलाबी बाग है, ठीक है, वहाँ आप ब्रेक लगाएं, मैं उनको ना अंदर बाग के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये शाहजहां की जो मिडवाइफ थी उनका अंदर टूम है, मकबरा है, तो वो सारा इंजॉय करते हैं। हालांकि किस जगह पे है? ये जीटी रोड पे ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ना, उससे थोड़ा सा आप आगे जाए ना, इसी तरह उसके अंदर अगर आप चले जाएं, सरू वाला मकबरा है, ठीक है, वो उनको मैं विजिट करवा दूँ अचानक, तो वो ना फिर कहते हैं यार ये तो आइटनरी में शामिल नहीं था, तो आपने हमें एक्स्ट्रा दिखाया। तो उनके लिए ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या हिडन प्लेसेस हैं ना, जो इवन के जो गाइड्स बुक्स हैं या इंटरनेट से वो जो उनमें नहीं है। शायद ये वैसे आपने क्योंकि ये सब्जेक्ट छेड़ दिया, सरूर वाला मकबरा मेरा भी बहुत फेवरेट, और उसमें दो तीन बहुत भेद हैं जो आप तक खुल नहीं सके। जी जी। और उसमें एक ये है कि आप उसकी इमारत से वाकिफ़ हैं, उसका एक साइड बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी थोड़ा सा उन्होंने टच किया हुआ कि उसका दरवाज़ा ऊपर है, नीचे नहीं है। जी जी। तो इसका मतलब है कि कबर ऊपर है या नीचे, वो नीचे ही होगी कहीं। जी जी। तो वो उसको क्यों दो मंजिला बनाया गया? नंबर वन, कहा जाता है कि उनके साथ प्रिंसेस जो थी, ज़ेबुन्निसा का नाम आता, ज़ेबुन्निसा का हर जगह नाम आता, पर जो भी थी कि तलवार और कुरान पाक उनके साथ दफन हुआ था। जी जी।
इसी तरह लाला रुख का मकबरा है हसन अब्दाल, वो बल्कि एक बहुत बड़े पोइट ने, अंग्रेज़ पोइट ने उसका तज़किरा किया, वो भी 2 मंजिला है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा इस मामले में, कहने लगे जी हम कह नहीं सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी लाला रुख की हो सकती है, और वो ये कि टाइम्स जो बादशाह थे वो जिससे खफा होते थे बहुत शदीद, तो उसको कहते थे दीवार में चुनवा दिया गया। तो जिसको दीवार में चुनवा दिया जाता था उसका जब मकबरा अगर बनता था तो वो सीधा उस तरह होता। तो बार ये आपकी बात से मैंने बात निकाल ली, आप जारी रखिए। जी जी, तो ये है कि कुछ फॉर एग्जांपल जैसे ये मकबरे की बात हुई कि वो ऊपर बना हुआ है, सीढ़ी से आपको जाना पड़ता है। जो नूरजहां एम्परर जहांगीर की जो वाइफ थी, उनकी विश थी कि मुझे आप दफन ना करें, मुझे हैंग करें, ठीक है, और उनको बाकायदा कोफिन और चेन के साथ जो है ना हैंग किया गया था। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि ऐसा क्यों किया गया? हाँ जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो एक बड़ी नेक खातून थी और पर्दादार थी, और वो चाहती थी कि मेरा जो मेरी हो सकता है वहाँ वो इबादत करती हों, और शायद बाद में फिर उसको मकबरे में कन्वर्ट कर दिया, तो वो थोड़ा तन्हाई, पर्दादारी या कोई इस तरह। अच्छा, मैंने भी क्योंकि वो कुंडे देखे हुए जिनके बारे में ये कहा जाता है, और बाद में कहा गया कि रंजीत सिंह ने शायद आकर कि शायद ख़जाना वगैरह वगैरह, तो उसके बाद उसको दफन कर दिया गया। लेकिन इसकी एक और तौजीह भी मेरे जहन में आती है, जो कुछ तारीख मैंने पढ़ी, क्योंकि सियालकोट के करीब एक गांव है, वहाँ भी एक बुज़ुर्ग ने यही वसीयत की थी, और उनको एक कमरे में उनका ताबूत भी मुअल्लक है, दफन नहीं है। ठीक है। अब रिसेंटली, पहले आप अंदर जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। लेकिन इनके हवाले से एक तौजीह ये है, मेरी नहीं है लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी है, कि ये मंगोल्स थे, मतलब वो ओवरऑल टर्क्स थे ना सारे। जी जी, ये जो मुग़ल कहा जाता है ना, ये एक मिसकंसेप्शन, ये टर्क्स थे। जी जी, और इसीलिए तो उसके जहांगीरी, तो उसके बाबरी टर्किश में लिखी हुई है, अदरवाइज़ किसी और ज़बान में लिखी हुई। और टर्क्स जाहिर है कि चंगेज़ खान और उसकी सारी औलाद, और ये पूरा सेंट्रल एशिया टर्क है। चुनांचे जो मंगोल थे ओरिजिनल, वो जनरली अपनी जो डेड बॉडीज़ थी उनको दफनाते नहीं थे, उनको मुअल्लक रखते। तो ऐन मुमकिन है कि ये वही ट्रेडिशन नूरजहां के ज़हन में हो, जी जी, कि मुझे इस तरह मुअल्लक रखा जाए। अच्छा, हाँ जी, इसके अलावा कोई और चीज़? हाँ जी, तो जैसे ये सरू वाला मकबरा मैंने बताया, फिर एक काफ़ी हिडन है एक जगह ना, कोस मीनार। पुराने वक्त तो आपको पता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जब वो कारवान चलते थे, तो जैसे आप मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ डिस्टेंस लिखे होते हैं, ठीक है, तो ये कोस मनाए जाते थे। पता चलता था कि हाँ भी लाहौर अब 3 कोस रह गया, अच्छा, 4 कोस रह गया। कोस मीनार मैंने भी देखा, जिस तरह ये ज़्यादा मोटा हो जाए ना तो इस किस्म का है कोस मीनार। जी जी, इस पर तो लाहौरी खानों का असर हुआ है ना। तो बताया जाता है कि 10 कोस के फासले पर एक कोस मीनार बनाया जाता। जी जी, और 2 और कोस मीनार शायद हैं, हिंदुस्तान में भी है, वही फासला नापने के लिए। जी जी, और अंग्रेज़ों से आने से पहले यहाँ देसी महीने और देसी डिस्टेंसेस जो है उनका रिवाज था। बिल्कुल, यानी ये जो अंग्रेज़ी महीने कहा जाता, मतलब मेरी नानी जान जो थी उनको अंग्रेज़ी महीने नहीं आते। जी जी, वो मगर वो इसी है कि भाई पारा उन्होंने पहनता है तो साउंड पात्रों यू नो बालदा को आता था। इसी तरह जो डिस्टेंस थे, जी जी, वो मील जो है अंग्रेज़ों ने लाए। यहाँ पे कोस थे, कोस, बिल्कुल, या को पंजाबी में को कहते हैं। और एक हमारी खाला दोहराया करती थी, मुझे याद है कि मैं जब 50 साल का हुआ तो ज़रा डिक्लाइन शुरू हो गई, तो मैंने कहा खाला जी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहने की लो को ना टूरी ते बाबा तेरे आई, जिसका मतलब ये है कि तू एक कोस तो चली नहीं है तो प्यास लग गई है तुम्हें। मीनिंग देर भाई कि अभी वो टाइम नहीं है। तो ये जितने हमारे मुहावरे हैं, जितने भी मिसालें हैं, जितने गीत हैं, उनमें वही देसी महीने हैं और वही देसी हैं फासले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।
तो ये है कि इसके अलावा जो है ना मेरा जो फोकस होता है कुछ ऐसी जगह हैं, बेशक हालांकि वो डिस्टेंस वाइज दूर पड़ती हैं मुझे, लेकिन मुझे खुशी होती है कि टूरिस्ट को वो जगह मैं दिखाऊं। जैसे लाहौर में चबुर्जी तो सबको पता है कि जी वो चबुर्जी है जी, ठीक है, लेकिन एक छोटी चबुर्जी भी है, ठीक है, वो थोड़ी गलियों में अंदर आपको जाना पड़ता है, नैरो स्ट्रीट्स, ठीक है। वो एक्चुअली कोस मीनार के आसपास ही है, नवाकोट में। जी जी बिल्कुल। हाँ, बुनियादी तौर पे वही ज़ेब-ए-निसा का मकबरा पीछे, जो साबित हो चुका कि ज़ेब-ए-निसा का नहीं है। जी जी। लेकिन बाहर और वो वाकई हिडन है, और वो जो ओरिजिनल चबुर्जी है उससे ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं आदिल, वो आप जैसे लोगों के रंगबाज हैं, आप तो मतलब रंग जहाँ से भी शुरू करें, कि लाहौर की दो बहुत बड़ी ट्रेडिशंस थी, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि मेरा बचपन जो है वो प्री पार्टीशन और उसके बाद पार्टीशन का, तो उसमें बहुत सारा अमल दखल है पुराने लाहौर का। आपने जो तस्वीरें मसलन भेजी उसमें वो जो सोने के ज़रे तलाश करने वाले हैं, उनकी तफसील कभी बाद में बयान करेंगे, दर्द कोबों के वो थे। उसके बाद वो भंग वगैरह घोट रहे हैं, चंडू खाने भी होते थे उस ज़माने में, अफ़ीम के ठेके होते थे, मतलब ये सारी कबातें थीं उस ज़माने में। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साफ़ सुथरे माशरे में रहते। तो दो चीज़ें मेरे नज़दीक लाहौर की पहचान थी। एक बसंत, वो गई, उसके बारे में बात नहीं करूँगा फ़िलहाल। दूसरा टांगा, यानी टांगा जो है मतलब कि कली सवारी भाई, पार्टी लुआरी भाई, और मुख्तलिफ जगह टांगा स्टैंड थे, पार्टी के बाहर भी था, मस्जिद शुहदा के साथ भी था, ज़ाहिर है निस्बत रोड का चौक था, वहाँ नान थी घोड़ों के, और हर चौक बड़े में जो गुजर सिंह का चौक है वहाँ भी घोड़ों के पानी की नान होती है हमेशा, और वहाँ पे। और एक और जो अलामत थी, उस ज़मानों में ये महकमे तो नहीं होते थे, ना ही मोबाइल से आपको पता चलता था मौसम कैसा है। वो जब गर्मी शदीद पड़ती थी तो वो कहते थे लाहौर में घोड़े मरने शुरू हो गए। चुनांचे वो इतना एक अहम था, उसकी मैं बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। यानी सालम टांगा कराना जो था, प्राउड था, वो एक रॉयल्टी था। चाचा सलीम तारड़ थे, चाचा रफ़ीक तारड़ जो सदर थे, उनके बड़े भाई, तो मैं उनका बगल बच्चा हुआ करता। वो जब भी जाते थे वो कहते भाई सालम टांगे पे जाना है, चाहे शाम को रोटी खानी है या नहीं खानी, जेब में टांगा सालम होना चाहिए। चुनांचे ये एक हाथ में 555 का डब्बा और जीन, मक्खन जीन की पतलून और बोस्की का वो, और टांगा सालम। अच्छा, तो इतनी बड़ी ट्रेडिशन हमारी। एक और बात मुझे याद आनी शुरू है कि हम ज़रा वेल ऑफ हो गए मतलब कारोबार के सिलसिले में, तो फैसला हुआ कि एक अदर मोटर ख़रीदनी चाहिए। अच्छा, मोटर उन दिनों बड़ी हौलनाक चीज़ होती थी, वहाँ चाबी होती थी यूँ करके, वो मोहल्ले में एक आधी होती थी, मोहल्ले क्या पूरे शहर में 4-5 थी। वो जब स्टार्ट करते थे ना तो आहोदारी शुरू हो जाती, मौके पता नहीं क्या चीज़ आ गई, मतलब इतना शोर। लेकिन हमारे मामू जान ने मुखालफत की, उन्होंने कहा जी बात ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ सवारी है ना वो मोटर नहीं है, इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है, इसको ठीक कराना पड़ता है, इसका मुअज़्ज़ज़ सवारी जो है वो टांगा घोड़ा है। चुनांचे एक टांगा घोड़ा बनवाया गया। अच्छा, वो बनवा तो हमने लिया, कोई सवारी भी उसने की, लेकिन शाम को निकलते थे और भी लोग थे, मतलब एहाता कादर बस के पीछे एक कोठी थी, वहाँ से एक बग्गी निकलती थी। शाम को जो सजे और संवरे हुए टांगे थे
वो निकलते और उनके ऊपर लोग मतलब एक मौजूद सवारी, जो गैर मौजूद इलाका था वहाँ भी बड़े संवरे हुए टांगे जाया करते थे। तो उसका इख्तिताम हो गया, आपने इसको शुरू किया था और बहुत खूबसूरत टांगे घोड़े आपने इंट्रोड्यूस किए और लोगों को लेके, कतई तौर पे प्रॉफिट का लालच नहीं था, यू वर इन लव विद लाहौर। तो उसका क्या हो गया, कहाँ गए वो? बेसिकली इसको कभी मैंने कारोबार का जरिया नहीं बनाया था। हाँ। कोचवान हमारे बहुत बुरी कंडीशन में जा रहे थे, टांगा कल्चर इतना प्रमोट नहीं हो रहा था, तो मैंने कोशिश की कि अपनों को बुलाऊं और इस कल्चर को, इस मरते हुए सकाफत को दोबारा से रिवाइव। नहीं, वो कहाँ से टांगा लिया? लाहौर में और पिंडी, दो जगह थे। पिंडी से तो हम टांगे खरीद के लेके आते रहे हैं उसको पार्ट्स में। पिंडी वाला टांगा लाहौरी टांगे से ज़्यादा खुला है। अच्छा। लाहौरी टांगे के अंदर आपके 4 लोग बैठते हैं। अच्छा, पेशावरी टांगा भी जो है? पिंडी वाला और पेशावरी में 6 लोग बैठते हैं। अच्छा, अच्छा। और उसका जो बम्बू जो होता है, मतलब 2 वर्ड यूज़ करते हैं, एक लाल हो गया तो एक दाबू हो गया। अच्छा। तो वो जो पेशौरी और पिंडी वाला टांगा है वो लेवल रहता है, हमें उसकी जो बेल्ट है वो चेंज नहीं करनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पे तो हम बच्चों को आगे बिठा आगे लेवल करते रहे। तो आगे हो जाए पीछे हो जाए। तो वो टांगे आए 2009 के अंदर, मैंने बाकायदा तौर के ऊपर उसको पेंट शेंट करके स्टार्ट रिवाइव किया। बहुत खूबसूरत। और उस वक्त और हम कोशिश करते थे कि नुकड़ी घोड़ियाँ रखें। क्या ना हो? नुकड़ी घोड़ियाँ। हाँ। चिट्टी। हाँ, वही नुकड़ी घोड़ी। वो इसका मकसद ये होता था कि जब हम कभी, अच्छा, इसको नुकड़ी घोड़ी का नुकड़ी कहते हैं उसको, उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, उसकी लाल आंख हो उसकी हो, तो वो नुकड़ी घोड़ियाँ हमें बहुत आसानी से मिल जाती थी। हमारे कोई जानने वाले थे, उनका नाम नहीं यहाँ लूँगा, तो उनके पास बेशुमार नुकड़ियों के वो शौकीन मिजाज थे। नहीं, जब आपने टांगा बना लिया जी, फिर आपने लोकल ज़्यादातर? नहीं, मैंने पहले अपनों को बुलाया। अच्छा। वो तो शर्म के मारे आए नहीं। अच्छा, ठीक। मैंने कहा कि आए बैठे, मेरे वालिद साहब वगैरह वो तो ठीक है समझते थे इन चीज़ों को, लेकिन मेरे अपने रिलेटिव्स नहीं आए। अच्छा। तो फिर वो जो टांगा था उसको हमने स्टार्ट किया मंथली बेस के ऊपर। अच्छा। कि एक आधा कोई ओवरसीज आ जाए, कोई बंदा आ जाए, कोई ना कोई पैगाम किसी को मिल जाए। 2007-8 में सोशल नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो वो ब्लॉग्स लिखता था, और ब्लॉग्स के अंदर वो तस्वीरें लगाई मैंने, तो एक आधा बंदा कोई आ गया। तो बाय वर्ड बाय माउथ वो जर्नी एक टांगे से स्टार्ट हुई, और फिर मैंने 4 टांगे अपनी ज़ाती मलकियत में ख़रीदे। लोग, अच्छा, इनका शेड्यूल कहाँ था, कहाँ से चलते थे, कहाँ जाते थे? इसमें 3 रूट्स रखे थे मैंने। पहला रूट था हमारा टोलिंटन मार्केट, माल रोड। टोलिंटन मार्केट में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप पार्किंग टांगों की दे दें आप, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी। वहाँ से हम सुबह 7 बजे स्टार्ट करते। मेरे पास तकरीबन 100 के करीब लाचे थे, 100 के करीब परांदे भी थे। तो वहाँ पे हम 2 बंदों को, ख़वातीन को और मर्दों को बैठाते थे, और वहाँ लाचे बांध के उनको परांदे शरांदे बांध के। ये गैर मुल्की खबर? गैर मुल्की इसमें ज़्यादातर तादाद उन्हीं की है। सुभान अल्लाह, काश के हम भी होते वहाँ। पीले उनको हम दुपट्टे देते थे। ये उनको भी नहीं पता था ये क्या हो रहा है, बस इनको कहते थे कि आप कुर्ते पहन के आइएगा, बाकी हमारा निज़ाम। वहाँ से स्टार्ट हुआ। पहला नाश्ता जो ब्रेक थी वो हमारी गवाल मंडी में होती थी। अच्छा। गवाल मंडी में सारे अपने थे, वहाँ पे वो लस्सियाँ, और हमने टेबल मेन रोड पे लगानी, छाबियाँ हमारे पास हाथ की, मदरे कुलचे। यहाँ से आगे चलता गया सिलसिला। उसके बाद हम चले जाते थे पानी वाला तालाब, वहाँ हमारे 2 दोस्तों के घर थे, वहाँ पे हम गर्मियाँ होती तो सरदाई जौन सी थी वो उनको पेश करते थे। फिर दिल्ली दरवाजे में एक मोहल्ला था, उसका अब नया नाम मोहम्मदी मोहल्ला है। हम उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, हम उस मोहल्ले में लेके जाते थे, और वो तकरीबन मुझे अभी भी याद है, वो अभी 20 फुट लंबी या 30 फुट लंबी गली थी वो। तो हर घर की बालकोनी में हमने फूलों की पत्तियां पकड़ाई होती थी। तो वहाँ से उनको हम जौन सा था वो रिसेप्शन करवाते थे। अच्छा, आखिर पहुँच जाए। और वापसी हमने जब आना, रावी पे स्टॉप करना, क्योंकि रावी हमारा ख़त्म हो रहा था। लाहौर की जो लव प्यार मोहब्बत है ना, वो पानी से है, क्योंकि शहर हमेशा पानी के किनारे बात होते हैं। तो हमारा रावी हमसे रूठा हुआ है। तो हमारा एक स्टॉप वहाँ ज़रूर होता था, एटलीस्ट जो कश्तीबानी वाले हैं वो उस जगह को थोड़ा साफ रखें। और उसके बाद वापसी फिर हम जहाँ टोलिंटन मार्केट है वहाँ पे ख़त्म कर। देखिए, आज पूरी दुनिया में जी, न्यूयॉर्क में वाशिंगटन स्क्वायर या क्या है वहाँ पे, रोम में अक्सर, बार्सिलोना में मैंने देखा है, मतलब दुनिया के जो कल्चरल शहर हैं बड़े, वहाँ पे बग्गियाँ मौजूद है, बहुत एक्सपेंसिव है, और वो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है, और वो एक डेकोरेशन होती है पूरे शहर की। अब इमेजिन करें कि आपने जो टांगे बनाए थे और सफ़ेद घोड़ियों वाले, चिट्टी घोड़ी से, काठी से लेदार दी सही हो, दोनों आवे से लगे थानेदार नहीं सही हो, उस किस्म का टांगा अगर लाहौर में कहीं खड़े हुए हैं, तो क्या वो एक खूबसूरत डेकोरेशन नहीं होंगी? तो वो गवर्नमेंट की वजह से ख़त्म हुए
या आप पीछे हट? नहीं, उसकी एक दो वजूहत है। मेरे कोचवान अभी भी मेरे साथ बहुत लॉयल है। कोचवान जो है मिलना एक गनीमत है। तो उसकी वजह ये कि एक आपके साथ गोरा बैठा हुआ है और आप एक रोड पे जा रहे हैं जहाँ ट्रैफिक भी नहीं है, हम वॉयलेशन भी नहीं कर रहे। वो साहब आए और उन्होंने घोड़े की वागें फड़ियाँ तो घोड़े को टॉर्चर किया। बेचारा गोरा जो बैठा उन्हें कहा कि वट ये क्या कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए शर्म का मुकाम था और उसके बाद से मेरा ऐसा दिल टूटा कि मैं उसको कंटिन्यू ही नहीं कर सका, कंटिन्यू ही नहीं कर सका। चलिए जी, हम दुआ करते हैं कि आप दोनों रंगबाज जो है वो लाहौर की इसी तरह खिदमत करते रहें, लाहौर को अपने अंदर बसाए रखें और यकीन कीजिए कि जो लाहौर से मोहब्बत करता है लाहौर उस मोहब्बत का जवाब भी दे देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।